अस्सलाम वालेकुम। CS 601 मॉड्यूल 149 से 165 तक पढ़ना है इस वीडियो में। तो डाटा लिंक कंट्रोल लेयर, ये बेसिकली आपकी जो डाटा लिंक लेयर होती है उसकी एक सब लेयर होती है या उसका एक पार्ट होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या चीज़ हैंडल करती है, जो आपकी दो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब है कि उनके दरमियान या तो कोई वायर्ड कनेक्शन होगा या फिर वायरलेस होगा। ओके, तो ये आपकी जो है ये मेन काम करती है। उसके बाद इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये तीन इसके मेन फंक्शन होते हैं। इनको हमने आगे इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो इनको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी हम पहले से देख चुके हैं, जो आपकी डाटा लिंक कंट्रोल सब लेयर होती है, ये आपकी ब्रॉडकास्ट लिंक में भी होती है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक में भी होती है। जबकि आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर होती है, ये आपके पास सिर्फ ब्रॉडकास्ट लिंक में होती है। ओके, फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसके पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेते हैं। फ्रेमिंग का जो आपकी डाटा लिंक लेयर है, ये जो इसके पास पैकेट्स आते हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है इनटू फ्रेम्स। फ्रेम्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड यूनिट्स ऑफ डाटा होते हैं। इससे फिर हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो एक मैसेज है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है और फिर अगला कहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें ये कहता है कि आपका जो जैसे पोस्टल सिस्टम होता है, उसमें जैसे आप एक लेटर लेके जाते हो या कोई भी अपना पार्सल लेके जाते हो पोस्टल ऑफिस के पोस्ट ऑफिस के पास, तो वो फिर आपको एक इन्वेलप देते हैं, उस पर आप अपना एड्रेस लिखते हो, रिसीवर की सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हो, ये सारी चीज़ें। इसी तरीके से जो आपकी नेटवर्किंग है उसमें जो फ्रेम होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं। एक हेडर होगा जिसमें एड्रेसेस और कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन होगी, फिर उसके बाद आपका एक्चुअल डाटा होगा जिसको पेलोड भी बोलते हैं, और फिर एक ट्रेलर होगा। ट्रेलर में क्या होगा कि आपकी जो भी एरर चेकिंग के लिए जो आपने टेक्निक यूज़ की है लाइक CRC, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये हेडर की जगह पे आगे हमारे पास एड्रेस और कंट्रोल की फील्ड्स आ जाएंगी, एक्चुअल डाटा की जगह पे पेलोड आ जाएगा और ट्रेलर की जगह पे FCS आ जाएगी। तो ये आपने याद रखने, आगे हम जितने भी फ्रेम्स की टाइप पढ़ेंगे उसमें होगा। ओके, फ्रेम साइज़। अब फ्रेम साइज़ इसलिए हमने देखना होता है कि हमारा डाटा जो है वो जिस स्पीड से हम भेज रहे हैं तो वो हमारा रिसीवर फुल ना हो जाए, इसलिए हमें फ्रेम की साइज़ देखने पड़ते हैं। तो फ्रेम साइज़ के दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले फ़िक्स साइज़ फ्रेम्स होते हैं और फिर वेरिएबल साइज़ फ्रेम। फ़िक्स साइज़ में ऑब्वियस है कि आपकी जो फ्रेम की लेंथ है वो हम पहले से फ़िक्स कर देते हैं कि लेट्स से कि हमारा जो फ्रेम है वो 16 बिट का होगा, 16 बिट का होगा। इसमें फिर ये कहता है कि आपको कोई एक्स्ट्रा मार्कर्स की ज़रूरत नहीं होती कि जहाँ से हमारा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि उसका साइज़ इटसेल्फ ही एक बाउंड्री के तौर पे एक्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास डाटा आया 64 बिट्स का, तो उसमें आपको पता चल गया कि हमारी जो फ्रेम की लेंथ थी वो 16 थी, तो इसमें 4 फ्रेम है। अब इसका एक नुकसान भी है, फिक्स्ड साइज़ जो फ्रेम्स होते हैं इनका एक नुकसान है कि इससे आपकी स्पेस वेस्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका डाटा सिर्फ था 2 बिट का और आपने फ्रेम साइज़ रखा हुआ था 16 बिट का, तो आपकी जो बाकी बिट्स थे वो ज़ाया होगी, तो इससे स्पेस ज़ाया होती है। इसलिए ये कोई ख़ास प्रैक्टिकल जो है टेक्निक या समझ लें कि फ्रेम साइजिंग नहीं है। उसके बाद है वेरिएबल साइज़ फ्रेमिंग। वेरिएबल साइज़ फ्रेम में ये होता है कि आपका जो फ्रेम साइज़ होता है वो आपके डाटा के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। मतलब कि जितना आपके डाटा होगा उतना ही फ्रेम का साइज़ होता है। लेकिन इसमें फिर यह होता है कि हमें कोई टेक्निक चाहिए होती है या कोई तरीका चाहिए होता है कि हम अपना जो फ्रेम है उसकी एंडिंग और उसकी बिगिनिंग को मार्क कर सकें, कि हमें पता चल सके कि जहाँ से फ्रेम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इस चीज़ को हम आगे जाके फ्लैग बोलेंगे। तो जो आपको सारे जितने भी हमने फ्रेम्स की टाइप्स देखनी है उसमें फ्लैग होगा स्टार्ट में और एंड में, तो उसको फिर आपने याद रखना है कि ये सिर्फ एंडिंग और स्टार्ट उसको मार्क करने के लिए होता है। ओके, अब वो कहता है कि जो आपका वेरिएबल फ्रेमिंग टेक्निक है उसमें दो किस्म की टेक्निक्स होती हैं। एक कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग होती है और एक बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग होती है। अब जो आपकी कैरेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग होती है इसको बाइट ओरिएंटेड भी बोलते हैं या कनेक्शन ओरिएंटेड भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपका एक फ्रेम है कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में। इसमें हमने देखा था फ्लैग, मैंने आपको बताया कि स्टार्ट और एंड पे होंगे हमेशा हर फ्रेम के। हेडर में क्या होती है, इसमें दो सब फील्ड्स होती हैं, एड्रेस और कंट्रोल की। एक प्रोटोकॉल भी होती है, लेकिन वो फिर आपके फ्रेम की टाइप पे डिपेंड करती है। बार इसमें आपकी सोर्स और डेस्टिनेशन के एड्रेसेस होते हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है, और जो आपका एक्चुअल डाटा होता है वो इसमें 8 बिट्स की फॉर्म में होगा। मतलब 8 बिट का एक बाइट जो है उसकी फॉर्म में होगा। और फिर ट्रेलर में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें रिडंडेंट्स या बिट्स या एरर करेक्शन के लिए जो आपने टेक्निक यूज़ की है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, बाइट स्टफिंग क्या होती है? अब वो कहता है कि अच्छा, इसमें ये चीज़ होती है कि जो आपका करेक्टर ओरिएंटेड है इसमें जो फ्लैग्स हम यूज़ करते हैं वो कोई एक करेक्टर हो सकता है 8 बिट का,
मतलब कोई भी कैरेक्टर, कोई आपका अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोई नंबर हो सकता है या कोई ABC में से कोई लेटर हो सकता है, इस तरीके से। अब वो कहता है कि अगर ऐसा हो कि आपका जो फ्लैग कैरेक्टर था वो आपके डाटा के अंदर आ जाए, तो हो सकता है कि रिसीवर को लगे कि यहाँ पे जो हमारा फ्रेम है वो एंड हो रहा है, क्योंकि फ्लैग क्या करते हैं, एंडिंग और बिगिनिंग को मार्क करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाइट स्टफिंग। बाइट स्टफिंग ये होती है कि हम एक फ्लैग के साथ साथ एक एस्केप कैरेक्टर चूज़ कर लेते हैं, और जहाँ पे भी हमारे डाटा में हमारा फ्लैग आ रहा होता है या कोई ऐसा कैरेक्टर आ रहा होता है जिससे रिसीवर को कन्फ्यूजन होने के चांस हो, तो उससे पहले हम एक एस्केप कैरेक्टर, एस्केप भी फ्लैग की तरह का ही एक समझ लें कैरेक्टर होता है जिसको एक्चुअल डाटा के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता। तो जैसे ही हमारे रिसीवर को पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर है, तो उससे आगे अगर फ्लैग की तरह का कोई डाटा है तो उसको समझ लग जाती है कि ये एक्चुअल फ्लैग नहीं है बल्कि डाटा का पार्ट है। ओके, अब इसमें कुछ और इश्यूज़ भी आते हैं। लेट्स से कि हमारा जो एस्केप कैरेक्टर है वो खुद ही अगर डाटा में आ गया तो क्या होगा, तो उसके लिए भी वही है कि हम फिर उससे पहले एक और एस्केप कैरेक्टर लगा देते हैं। और इसका सोल्यूशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम प्री डिफाइंड एस्केप कैरेक्टर, हम पहले से एक कैरेक्टर को चूज़ कर लेते हैं कि ये हमेशा हमारा एस्केप कैरेक्टर होगा। अब इसको आप फिगर से देखें, इसके कुछ और भी यहाँ पे सोल्यूशन लिखे हुए जिनको आप पढ़ सकते हैं, इनको बस आप पढ़ के याद रख लें, इनकी कोई ख़ास डिटेल यहाँ पे है नहीं। पर तो यहाँ पे आपके पास एक फ्रेम है और उसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फ्लैग और एस्केप, मतलब कि कुछ ऐसा डाटा है जो आपके फ्लैग की तरह लगता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा डाटा है जो एस्केप की तरह, या फिर वही फ्लैग और एस्केप कैरेक्टर्स हैं लेकिन वो डाटा का पार्ट है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने जो एस्केप कैरेक्टर जो हमने प्री डिफाइन किए थे उनको यहाँ पे लगा दिया इनसे पहले। तो हमारे जब रिसीवर को रिसीव हुआ तो उसको पता चल गया कि ये फ्लैग और ये वाला एस्केप जो ब्लू कलर में है कि ये हमारे डाटा का पार्ट है। तो उसने जो एक्स्ट्रा एस्केप हमने लगाए थे उनको रिमूव कर देगा और हमारा एक्चुअल डाटा अनस्टफ हो जाएगा या रिसीव हो जाएगा। बिट ओरिएंटेड क्या होती है कि इसमें सिंपल है, नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो आपका डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में होगा, और जो फ्लैग भी हम यूज़ करते हैं वो एक 8 बिट फ्लैग होता है। मतलब कि उसका ये सीक्वेंस होगा, जो उसकी ये स्ट्रक्चर होगा हमेशा कि एक पहले 0 होगा, फिर 6 1 होंगे और फिर उसके बाद एक और 0 होगी। इसमें भी वो कहता है कि सेम प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारा ये जो पैटर्न है, बिट पैटर्न फ्लैग वाला, ये अगर डाटा में आ गया तो क्या होगा, तो रिसीवर कंफ्यूज हो सकता है। तो वही सेम इशू आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बिट स्टफिंग यूज़ करते हैं। बिट स्टफिंग ये होती है कि हम यहाँ से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास एक डाटा था, ये यहाँ पे सिर्फ आपको एक फ्रेम के बारे में बताया कि कैसे होता है जो आपका बिट ओरिएंटेड है, कि इसमें डाटा बिट्स की फॉर्म में होगा, फ्लैग भी एक बिट्स की फॉर्म में होता है, और वही हेडर और ट्रेलर वही सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब यहाँ पे बिट स्टफिंग हम कर रहे हैं कि बिट स्टफिंग ऐसी होती है कि जहाँ पे आपके डाटा में 5 1 लगातार आते हैं उसके बाद हम एक 0 लगा देते हैं। तो इससे फिर ये होता है कि हमारा फ्लैग की तरह का जो डाटा है वो कभी भी नहीं आता हमारे डाटा में, और हमारे रिसीवर को पता होता है कि ये जो एक्स्ट्रा बिट्स हमने पुट की थी ये हमारी जो है हमने स्टफ़ की थी अपने इसको डाटा को सिक्योर करने के लिए। तो फिर वो रिसीवर इनको निकाल देता है और आपका जो एक्चुअल डाटा है वो रिसीव हो जाता है। ओके, फ़्लो कंट्रोल ये चीज़ होती है कि आपका सेंडर जिस स्पीड से डाटा भेज रहा है, क्या रिसीवर उसको उसी स्पीड से रिसीव कर पा रहा है या प्रोसेस कर पा रहा है। अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा कि आपका डाटा लॉस्ट होगा। अगर आपका सेंडर बहुत तेज़ी से भेज रहा है, आपका डाटा लॉस्ट होगा, आपके फ्रेम्स ड्रॉप होने लग जाएंगे और आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो भी ज़ाया होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बफर्स यूज़ करते हैं। बफर्स आपके टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज़ होते हैं जो आपके सेंडर के पास भी होगा और रिसीवर के पास भी होगा। आपको जो सेंडर का बफर है वो क्या करता है कि एक फ्रेम को होल्ड करेगा और एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा। एक्नॉलेजमेंट ये वर्ड हम आगे बहुत यूज़ करेंगे। एक्नॉलेजमेंट को समझ लें कि ये आपके रिसीवर की तरफ से जो रिस्पांस आता है उसको बोलते हैं। ओके, तो जैसे ही रिसीवर की तरफ से रिस्पांस आता है, सेंडर एक फ्रेम भेजता है और उसके बफर में नेक्स्ट फ्रेम आ जाता है। जो रिसीवर का बफर है वो क्या करता है, उसमें एक फ्रेम वो जब रिसीव किया उसने तो उसमें एक वो फ्रेम होल्ड होगा। जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो रिसीवर का बफर खाली हो जाएगा। जैसे ही रिसीवर का बफर खाली होगा, रिसीवर एक रिस्पांस या एक मैसेज भेजेगा सेंडर को कि अब मेरे पास स्पेस है, अगला फ्रेम भेज दो। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। अब तो ये कुछ ऐसे होता है कि आपके सेंडिंग नोड ने कुछ फ्रेम भेजे, रिसीवर के पास स्पेस खाली थी या लेट्स से स्पेस खाली थी तो उसके पास फ्रेम रिसीव हो गए। अब जैसे ही रिसीव हुए और वो फुल हो गया तो उसने एक मैसेज भेजा कि अभी आपने फ्रेम नहीं भेजने, मैं फुल हो गया हूँ। ओके, जैसे ही इसके पास स्पेस खाली होगी तो ये फिर से एक मैसेज भेजेगा कि अब मेरे पास स्पेस खाली होगी, अब आप अगला जो फ्रेम है वो भेज सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे एक और चीज़ ये लिखी हुई है कि अगर आपकी जो पार्टीज़ हैं दोनों, यानी कि सेंडर और रिसीवर,
वो एक ऐसा बफर यूज़ करें, यानी कि दोनों में ऐसा बफर हो जिसमें सिर्फ एक ही स्लॉट हो, तो इससे हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ईजियर हो सकती है। ओके, एरर कंट्रोल, एरर करेक्शन डिटेक्शन के बारे में मैंने पढ़ा था। तो एरर कंट्रोल ये होता है कि जो आपके डाटा में एरर आया है उसके बारे में आपको सेंडर को कैसे पता चला, ये होता है एरर कंट्रोल। तो यहाँ पे वो कहता है कि दो अप्रोचेज होंगी, एक पैसिव अप्रोच होगी और एक एक्टिव एक्नॉलेजमेंट अप्रोच होगी। पैसिव अप्रोच में ये होगा कि अगर आपका डाटा ठीक है तो वो रिसीव हो जाएगा, लेकिन अगर वो करप्टेड है तो जो आपका रिसीवर है वो उसको साइलेंटली डिस्कार्ड कर देगा, मतलब कि उसको डस्टबिन में फेंक देगा और सेंडर को कभी नहीं पता चलेगा कि हमारा डाटा जो था वो करप्ट हो चुका है। तो इसमें कहता है कि कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और ये वहाँ पे जो है बेस्ट यूज़ है इसका होता है जहाँ पे आपकी जो क्या बोलते हैं उसे, कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा मैटर करती है आपकी रिलायबिलिटी से। अच्छा, उसके बाद एक्टिव एक्नॉलेजमेंट अप्रोच क्या होती है कि जो अगर आपका डाटा भेजा हुआ करप्ट होता है तो अगर आपका डाटा भेजा हुआ सही है तो आपका रिसीवर एक रिस्पांस भेजता है सेंडर को कि डाटा सही है। अगर करप्टेड डाटा है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब रिसीवर साइड भी क्या, सेंडर साइड भी क्या होता है, सेंडर जैसे एक फ्रेम भेजेगा वो एक टाइमर स्टार्ट कर देगा, और वो उस टाइमर का क्या मकसद होता है कि वो उस टाइम तक जो सेंडर है एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है रिसीवर की तरफ से। अगर उस टाइम में रिसीवर की तरफ से आ गया रिस्पांस तो सेंडर जो है नेक्स्ट फ्रेम भेज देगा। अगर नहीं आता तो सेंडर समझेगा कि मेरा डाटा जो भेजा हुआ था वो करप्ट है, तो वो उस पिछले डाटा को दोबारा भेज देता है। तो ये बेसिकली होती है आपकी एक्टिव एक्नॉलेजमेंट। ओके, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड, ये दो ऑपरेशन के मेथड्स होते हैं आपके डीएलसी के। कनेक्शन लेस में ये होता है कि आपका हर फ्रेम जो आप भेजते हो वो इंडिपेंडेंटली सेंड किया जाता है और उसको एक स्टैंड अलोन मैसेज, मतलब कि एक इंडिविजुअल मैसेज कंसिडर किया जाता है। इसमें कोई नंबरिंग, कोई ट्रैकिंग या कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। इसमें ये कहता है कि आपके जो फ्रेम्स हैं वो हो सकते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर रिसीव हो, मतलब कि एक जो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में भेजे थे उस सीक्वेंस में रिसीव ना हो, और लॉस भी हो सकते हैं। ये जो आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल वाला मेथड है ये कहाँ पे बेस्ट होता है, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, रिलायबिलिटी से, जैसे आपका ईथरनेट है। उसके बाद जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है इसमें ये होता है कि सबसे पहले आप एक लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो, नंबर 1। नंबर 2 पे आपके जो फ्रेम्स होते हैं उनको नंबर किया जाता है, मतलब कि एक सीक्वेंस में उनको अरेंज किया जाता है। फिर उसके बाद ये ज़रूरी मेक श्योर किया जाता है कि आपके जो फ्रेम जिस सीक्वेंस में भेजे जा रहे हैं उसी में रिसीव हों, और जो आपका रिसीवर है उसको जैसे जैसे डाटा रिसीव हो रहा होता है तो वो एक्नॉलेजमेंट्स यानी कि रिस्पांस भी देता रहता है साथ साथ, और रीट्रांसमिशन भी इसमें होती रहती है अगर आपका डाटा लेट्स से करप्टेड था। इसमें ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्रोटोकॉल है ये रिलायबल है, और ये जो आपके फ्रेम्स की ऑर्डर डिलीवरी है, मतलब कि जिस सीक्वेंस में भेजे थे उसी सीक्वेंस में रिसीव होना, इस बात को ये मेक श्योर करता है जैसे आपकी फ़ोन कॉल होती है। ओके, अब जो आपकी डाटा लिंक लेयर है वो मज़ीद कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती है डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें दो हमने पढ़ने हैं, सिंपल प्रोटोकॉल और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ये जो नीचे वाले दो हैं इनके बारे में बताया कि ये बस तकरीबन डिसअपीयर हो गए हैं और आपकी बुक में इनके बारे में कुछ नहीं है। लेकिन उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो कि है फाइनाइट स्टेट मशीन का। फाइनाइट स्टेट मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि एक टाइम में सिर्फ एक स्टेट में हो सकती है, और इसमें ओवरऑल भी सिर्फ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टेट्स होती हैं। अब स्टेट क्या होती है, किसी भी चीज़ का एक हालत में होना वो एक स्टेट में है, मतलब कि अगर मैं अभी बैठा हूँ तो मैं एक बैठने की स्टेट में हूँ, इस तरीके से। तो अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपकी जो मशीन है वो एक स्टेट में होगी, फिर उसके बाद कुछ होगा, कुछ भी होगा, उस कुछ भी होने को हम इवेंट बोलते हैं। वो इवेंट होगा, उस इवेंट से क्या होगा कि एक एक्शन ट्रिगर होगा, एक या एक से ज़्यादा एक्शन ट्रिगर हो सकते हैं, और जैसे ही ये एक्शन ट्रिगर होगा इसके बाद आपकी जो मशीन है वो नेक्स्ट स्टेट में चली जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि स्टेट ए में आपके लेट्स से प्रोटोकॉल था कि वो वेट कर रहा था एक फ्रेम सेंड करने का। जैसे ही उसने फ्रेम सेंड किया तो वो एक इवेंट हो गया। अब जैसे ये इवेंट हुआ तो उसने एक एक्शन ट्रिगर किया। कौन सा एक्शन ट्रिगर किया कि टाइमर स्टार्ट कर दिया, और फिर आपकी जो प्रोटोकॉल था वो नेक्स्ट स्टेट में चला गया, यानी कि रिस्पांस का वेट करने लग गया। तो इस तरीके से होती है। ऐसे इसकी डायग्राम बताइए कि यहाँ पे स्टेट 1 में आपकी मशीन, यहाँ से कुछ इवेंट हुआ तो 2-3 एक्शन हुए, 2 एक्शन हुए तो आपकी मशीन स्टेट 2 में चली गई। अभी स्टेट 2 में ही थी कि एक दूसरा इवेंट हुआ, उसने एक और एक्शन ट्रिगर किया, तो ये वापस से उसी स्टेट, मतलब ये भी पॉसिबल है कि एक इवेंट एक्शन होने के बाद आपकी मशीन उसी स्टेट में रहे। फिर यहाँ पे एक और तीसरा इवेंट हुआ तो आपकी जो मशीन थी वो स्टेट 2 से वापस स्टेट 1 में आ गई। ओके।